हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के रिजल्ट डिस्कस कर रहा था। एंड हमने देखा कि कैसे एटम के अंदर शेल को सबशेल में एंड सबशेल को ऑर्बिटल में जो है वो डिवाइड किया गया है। एंड फिर हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑर्बिटल्स में होती है। तो इस तरीके से अभी हमने सीखा है कि जो सबशेल हमारे होते हैं शेल के अंदर वो sp-df होते हैं, और s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं, और s सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, p सबशेल में 6 हैं, d में 10 हैं और f में 14 हैं। ये हमने अभी तक सीखा है और ये अभी वापस से कई बार होगा। तो आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, दैट इज़ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सीखेंगे। तो देखो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इसको इंट्रोडक्शन में फिनिश करने के बाद फिर चैप्टर को मैं स्टार्ट से लूँगा। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन के बारे में बताते हैं न्यूक्लियस के बाहर, एंड उनके शेप कैसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो बताते हैं, साइज़ भी बताते हैं कि एटम का कितना बिग होगा एक दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, क्वांटम नंबर हम कह सकते हैं डिटरमाइंस शेप, साइज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स around the nucleus। ओके। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं ये भी स्पेस में या न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के शेप और साइज, एनर्जी एक्सेट्रा को डिटरमाइन करते हैं। या यू कैन से कि क्वांटम नंबर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एड्रेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने यही कहा अभी इंट्रोडक्शन में कि हम ये देख रहे हैं कि वेयर इज़ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से जो क्वांटम नंबर आए हैं वो टोटल 3 क्वांटम नंबर होते हैं। एक एडिशनल क्वांटम नंबर अदर साइंटिस्ट ने दिया है, तो टोटल हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ना है। कौन कौन से? नंबर 1, सो मैं पहले लिखता हूँ, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। For this purpose to determine shape and size of electrons। और इन 4 क्वांटम नंबर में सबसे पहले क्वांटम नंबर है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैसे इसको PRIN प्रिंसिपल ऐसे ही लिखते हैं, ऑल्दो ये स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब आपने क्या सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है शेल में होते हैं, पहले आपने ये सीखा है। तो ये क्वांटम नंबर डिटरमाइन करती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है। तो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेल, या ऑर्बिट कह सकते हो, ऑर्बिट एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट।
ठीक है। और जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है, करेक्ट। और n की वैल्यू अगर 1 है तो आप इसे बोलते हो फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि k शेल, n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट यानी कि l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल। यानी कि वही चीज़ जो आपने पहले पढ़ा है उसको क्वांटम नंबर से कैसे रिलेट किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन या एटम के साइज ऑफ एन एटम के साइज को बताने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ एन एटम या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किसी में फर्स्ट ऑर्बिट में है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किसी में सेकेंड ऑर्बिट में भी है, सेकेंड ऑर्बिट में है। तो साइज ऑफ एन एटम से क्या समझते हो आप? साइज ऑफ एन एटम का मतलब होता है, साइज ऑफ एन एटम का मतलब होता है न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उस एटम की रेडियस भी उतनी ज़्यादा होगी और उस एटम का साइज भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन n = 1 में प्रेजेंट है और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन n = 2 में है, किसी में 3 में है, तो फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है वहाँ पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी तो उस एटम का साइज भी ज़्यादा होगा। इन जनरल अभी हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कहा कि जैसे देखो इसमें मैंने एक सेल बनाई है k सेल और इसमें मैंने k के बाद l बनाई है, तो मैंने कहा कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन k शेल में है और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन l शेल में है, तो फिर इस एटम का साइज बड़ा होगा। इन जनरल अभी हम कह सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डिटरमाइन द शेल एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड नेक्स्ट थिंग है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह हो सकती है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट सेल को। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड सेल को, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर में, जिसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर मैं स्टार्ट से बताऊंगा और वापस से यहीं पे आके सारा कुछ खत्म होगा, तब पूरा चैप्टर एक साथ लिंक हो जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह बना दीजिए। एंड इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, ये आपने पढ़ा। फिर इसके बाद कैसे पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में होते हैं, ठीक है। तो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन the subshell at which electrons are present. So this quantum number determine the subshell at which electrons are present. Okay, and अब अगर सबशेल पता चलता है तो इसका मतलब है कि सबशेल हमने शेप भी पढ़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे जो L की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन n, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन n। n क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों n पे डिपेंड करता है? क्योंकि ये तो शेल है और शेल के अंदर ही क्या होते हैं? सब शेल। कैसे डिपेंड करता है? फ्रॉम 0 टू n-1, यानी कि जब n की वैल्यू आपको दी हो और उससे l की वैल्यू निकालना हो तो 0 से स्टार्ट करके उसको n-1 तक ले जाना है आपको। देखो कैसे,
जैसे मैं कहूँ कि n की वैल्यू 2 है, सो l की वैल्यू क्या होगी 0 और फिर n-1 यानी कि 1। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। इस तरीके से 0 to n-1। तो n-1 ये हो गया, 0 से स्टार्ट किया और n-1 तक हमको जाना है। अब आप कह सकते हो ये वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखो अच्छा एक चीज़ और, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, 0 to n-1 यानी कि 0। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, मैंने कहा कि मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखते हो कि n=1 तो फर्स्ट सेल है, तो उसके लिए l की एक वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होता है। ये 0 1 2 3 पे मत जाना आप अभी, ठीक है। n=2 का मतलब होता है सेकेंड सेल यानी कि l सेल, उसके लिए स्मॉल l इज द शेप, कैपिटल L शेल है, स्मॉल l इज द सबसेल और कैपिटल L क्या है हमारा शेल है। तो सेकेंड सेल के लिए L की दो वैल्यू हैं, तभी हम बोलते हैं सेकेंड सेल में दो सबसेल होते हैं। थर्ड सेल में L की 3 वैल्यू है, हम कहते हैं थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं। फोर्थ सेल में L की 4 वैल्यू है तो हम बोलते हैं कि फोर्थ सेल में 4 सबसेल होते हैं। आप चाहे तो उसको लिख सकते हो, फर्स्ट सेल में L=0 है यानी कि ये 1s है। सेकेंड सेल में 0 और 1 है, देखो 0 और 1 है तो दो वैल्यू है, इनकी दो सबसेल क्या होंगे 2s और 2p। 2 क्या बता रहा है सेकेंड सेल के लिए, यहाँ पे 3s 3p 3d और यहाँ पर 4s 4p 4d और 4f। अब आप एक चीज़ और समझ रहे होगे यहाँ पे कि l की वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। l की वैल्यू 0 s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, l की वैल्यू 1 p सबसेल को, l की वैल्यू 2 d सबसेल को और l की वैल्यू 3 f सबसेल को। इसके आगे जाएंगे तो f के बाद g आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से कैसे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्वांटम नंबर से ही सब कुछ आया है, लेकिन पहले मैंने इसे बता दिया था, अब उसी को क्वांटम नंबर से रिलेट कर रहा हूँ। और फिर इस क्वांटम नंबर को फिनिश करने के बाद जब चैप्टर हम स्टार्ट से करेंगे तो ये पूरा एक साथ लिंक करेंगे, तब आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी चैप्टर की, ठीक है। तो इसी तरीके तो हमने क्या सीखा कि n=4 अगर है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 है। 0s के लिए, अब देखो 0 मैंने कहा 0 वैल्यू s के लिए होती है, यहाँ से देख लो n 0 है और n1 फर्स्ट सेल होता है, उसमें क्या होता है s सबसेल। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1s यानी कि s के लिए l 0 है। सेकेंड के लिए 0 1 तो सेकेंड का 2s और सेकेंड का 2p, यहाँ पे 3s 3p 3d। थर्ड सेल का s, थर्ड सेल का p, थर्ड सेल का d, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस तरीके से कि 4p लिखा है, अब इसके लिए n और l की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे। तो जो पहले लिखा होता है दैट इज सेल, किस सेल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई और l की वैल्यू, p के लिए l क्या होता है 1 होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना अभी, n1 है तो l 0 है, n2 है तो 0 से n-1 यानी 0 1। तो देखो ध्यान से 0 तो s के लिए हो गई और फिर एक और बढ़ गया यानी p हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे n3 है तो l 0 1 2। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के रिजल्ट ही डिस्कस करना है कि न्यूमेरिकली कैसे रिलेट किया गया इन चीज़ों को। तो l 0 यानी कि फिर से 0s हो गया, 1p हो गया और फिर 2 किसके लिए d हो गया, थर्ड सेल का s, थर्ड सेल का p, थर्ड सेल का d। अब l 0 जो s के लिए होता है वो 1s के लिए भी होगा, 2s के लिए भी होगा, 3s के लिए भी होगा, 4s के लिए भी होगा। सभी s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा 4p के लिए n4 है और l1 है। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने इसको 0 1 2 3 क्यों नहीं लिखा। तो जब मुझे बता दिया गया है कि ये p सबसेल है तो p के लिए तो l1 होता है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि n4 है तो n4 तो 4 सेल हो गया, लेकिन 4 सेल में तो 4 सबसेल हो सकते हैं ना। तो इट में भी 4s, इट में भी 4p, इट में भी 4d, इट में भी 4f, बट इसलिए हम 0 1 2 3 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये 4p की ही बात हो रही है तो 4p के लिए हम तो l को 1 ही लेंगे। जैसे अब अगर 4s के लिए पूछे तो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0,
क्योंकि एस सब सेल के लिए एल 0 होता है। और सिर्फ 4 लिखते हैं तो हमें एल की चारों वैल्यू लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 लिखा होगा तो इट में भी 4s, 4p, 4d और 4f। करेक्ट? इस तरीके से इनको रिलेट किया जाता है। तो आप समझ गए ना, फर्स्ट सेल में 1 सब सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, फोर्थ सेल में 4 सब सेल, क्योंकि n = 3 के लिए l की 3 ही वैल्यू आती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। ये मतलब होता है इसका। तो सेकेंड क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है और उसकी शेप क्या है। और इसे हमने शेप भी पढ़ा है कि s की शेप, आपने शेप पढ़ाना भी कि जो एस की शेप जो होती है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इसके स्फेरिकली इसके चारों तरफ प्रेजेंट हो, और जो पी की शेप होती है डम्बल, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से प्रेजेंट हो। ये इसको बोल सकते हो 2 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के दोनों तरफ, इसको डम्बल कह सकते हो, ड्यूएम बी डबल एल, है ना। तो ये 2 लोब्स हो गए, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह का 2 डंबल के फॉर्म में हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसे आप डी सबशेल बोलते हो। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं और m सब l से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सब सेल की, देखो l क्या होता है सब सेल, और ये सब स्क्रिप्ट में है l, और m क्या हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपने क्या पढ़ा था बच्चों फिर कि सेल के बाद सब सेल और सब सेल के बाद क्या पढ़ा, ऑर्बिटल्स। तो ये क्वांटम नंबर बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। और ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि ऑर्बिटल बेसिकली कंपोनेंट ऑफ सबसेल हैं। कंपोनेंट ऑफ सबसेल मतलब मैंने कहा था कि सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किसी डायरेक्शन में फाइंड करना, एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वाई में या बिटवीन एक्स वाई में, इस तरीके से अगर हम डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की पोजीशन को, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन करता हूं मैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस क्वांटम नंबर determine the orientation of electron or electron cloud। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेशन मतलब एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। अब जो m की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन l। जो m की वैल्यू है वो l पे डिपेंड करते हैं। कैसे? फ्रॉम -l 0 to +l, फ्रॉम -l 0 to +l। ठीक है, अब देखो समझते हैं इस मैथमेटिक्स को। आपने क्या सीखा था अभी कि s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, सीखा था। सेकेंड सबसेल में p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और थर्ड सबसेल में जो कि d था उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमारी अभी चैप्टर जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल एंड d सबसेल में 5 और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इनके नाम भी आपने सीखे थे, px, py और pz। और इसके नाम क्या सीखे थे आपने, dxy, dyz, dzx, dx2 y2 एंड dz2।
ठीक है, इसके हमने ऑर्बिटल के नेम नहीं सीखे हैं। अब इसी को हम क्वांटम नंबर से कैसे रिलेट करें, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ें क्वांटम नंबर से आई हैं। ठीक है, तो देखो अगर L की वैल्यू 1 है, या स्टार्ट करते हैं 0 से। L की वैल्यू 0 होती है ना, 0 भी होती है ना, 0 1 2 3। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू कैसे होगी, -L 0 to +L, यानी कि पहले माइनस से स्टार्ट करके फिर 0 तक जाना है और फिर उसी वैल्यू को +L तक लेके आना है। तो देखो 0, अब -0 0 +0 तो एक ही वैल्यू हो गई। अब अगर L की वैल्यू 1 है तो जो M की वैल्यू होगी -L यानी कि -1, और फिर कहाँ जाना है 0 और फिर +1। फिर L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी -2, कहाँ तक जाना 0 तक, -1 0 +1 +2। ठीक है, यानी कि L की वैल्यू अगर 3 है, L की वैल्यू 3 है तो जो M की वैल्यू होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगेन मैंने कहा कि ये -1 0 +1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अभी नहीं सीख रहे हो आप ये सीख रहे हो कि जो हमने सीखा है कि भाई एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको इस मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट किया जाए। तो देखो L0 एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और वो सबसेल कौन सा था, S। L1 P सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, L2 D सबसेल को, L3 F सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, F सबसेल को। नाउ S सबसेल के लिए M की एक वैल्यू है, यानी कि S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि M क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल्स में है। आपको मैंने डेफिनेशन ये बताई, द क्वांटम नंबर डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, या यू कैन से दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन ऑर्बिटल्स एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट जो L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है, उसके लिए M की एक वैल्यू है, यानी कि S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। L1 P के लिए होता है, तो L1 के लिए M की 3 वैल्यू हैं, 3 कंपोनेंट हैं। इसका मतलब कि L1 के लिए M की 3 वैल्यू है, मतलब P में 3 ऑर्बिटल होते हैं P सबसेल में। L2 के लिए M की 5 वैल्यू है, मतलब D सबसेल में M की 5 वैल्यूज होती हैं। और L3 यानी कि F सबसेल में M के 7 वैल्यूज हैं, यानी कि L = 3 में 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, ये मतलब होता है। अब आप ये भी अभी मत सोचना कि -1 Px के लिए है एंड Py के लिए 0 है और Pz के लिए +1, ऐसा कुछ नहीं करना भी आपको। अभी बस ये समझना है कि L1 के लिए M की 3 वैल्यूज हैं, यानी कि P सबसेल में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। L2 यानी D सबसेल के लिए M के 5 वैल्यूज हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। यही आपने सीखा है अभी तक, उसी को हमने इससे रिलेट किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बार में, अब ये 3 क्वांटम नंबर्स आई हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। मैंने कहा कि आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब एक बार देखो ध्यान से, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि n = 3 जो होता है, दैट इज ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो आपने सीखा था कि इसमें 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। कल फॉर्मूला आपने सीखा था कि जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट = ऑर्बिटल स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल =n², अगर ऑर्बिट दिया है तो। अब इसी चीज़ को फॉर्मूला मैंने इग्नोर ही किया था कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब अगर n = 3 से मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा। देखो well तो मैं बता चुका हूँ इसको, तो इसके लिए पहले आप L की वैल्यू लिखते हो, कैसे 0 1 and 2, और L0 किसके लिए होता है, S P, और ये किसके लिए होता है, D, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3S 3P और 3D। 3S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, 3P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3D में
5 होते हैं तो टोटल कितना आ गया 9। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3p के लिए हमारी जो s इसके लिए वैल्यू जो m की वैल्यू होती है वो 0 s के लिए, और p के लिए -1 0 +1, और यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2, ये 0 p सबसेट के लिए आया है और ये s के लिए था। ठीक है, तो 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, ये नंबर जो वैल्यूज़ हैं ये इस है, इनको आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल से रिलेट करो इस तरीके से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड अब हम फोर्थ क्वांटम नंबर जो एक साइंटिस्ट थे पाउली, उन्होंने दिया है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये कैसे ड्राइव हुई, ये कहाँ से आई, वो भी हम सीखेंगे। पहले देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, दिस डिटरमाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस क्वांटम नंबर determine the spin of electrons around the nucleus। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इसे स्फेरिकली आप बोलते हो कि भाई इस तरह सर्कुलर मोशन में कर रहा है, तो इससे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो अपने एक्सिस में भी इसे मूव करता रहता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो मूव इन इट्स ओन एक्सिस, मतलब खुद भी ये स्पिन करता रहता है और ऐसे भी घूमता रहता है इसके चारों तरफ। तो वही स्पिन की बात हो रही है कि जो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है अराउंड द न्यूक्लियस उसको हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बोला गया है कि आप एक स्पिन के लिए प्लस हाफ ले लो और दूसरी स्पिन के लिए माइनस हाफ ले लो। तो ये क्वांटम मैकेनिकल ऐसे इनको असाइन कर दिया गया है कि द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब ध्यान देना, देखो जैसे मान लो आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह एरो से दिखा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे आपको बताया गया था कि ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बताया था ना मैंने अभी के लिए। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सीखना भी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं। तो जैसे मान लो एस सबसेल है, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, इस तरह मैंने बॉक्स से दिखा दिया। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड एफ में 7। तो इसमें 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एस सबसेल में, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप एक हमने ऐसे दिखा दिया, थोड़ा सा बॉक्स को मैं बड़ा कर देता हूँ, ये एस सबसेल है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे दिखा दिया और दूसरे को ऐसे दिखा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल में अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन से नहीं दिखाओ, उसको कैसे डिफर किया जाए, कैसे उनको अलग दिखाया जाए। इसलिए एक स्पिन को हम लोग प्लस हाफ लेते हैं और एक के इलेक्ट्रॉन की स्पिन को माइनस हाफ लेते हैं, यानी कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम स्पिन। ये किसी रूल को वायलेट करते हैं। वही रूल जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं।
ठीक है। तो अभी आप इतना समझो बस कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है न्यूक्लियस चारों तरफ, वो अपनी एक्सिस में भी स्पिन करता रहता है और चारों तरफ घूमता भी रहता है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी दो हो सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये क्वांटम मैकेनिकली असाइन किए गए हैं ये वैल्यूज़ कि क्लॉक वाइज के लिए प्लस हाफ वैल्यू ले लो और एंटी क्लॉक वाइज के लिए माइनस हाफ वैल्यू ले लो। अब हम इलेक्ट्रॉन को देख तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें किसी एक के लिए प्लस हाफ तो दूसरे के लिए माइनस हाफ ले लो। चाहे आप ऊपर के लिए प्लस हाफ ले लो तो इसको माइनस हाफ ले लो, या फिर इसको माइनस हाफ तो इसको प्लस हाफ ले लो। यानी कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी हमें अलग अलग स्पिन वैल्यू लेनी है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये ऐसा बताया गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्वांटम नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने सीखी वापस से कि जो सेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, जो सबसेल है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, और जो ऑर्बिटल्स है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। फोर्थ क्वांटम नंबर तो अलग है इन चीज़ों से। ठीक है, तो वही जो हमने इंट्रोडक्शन बताया था उसी को वापस से क्वांटम नंबर से रिलेट कर दिया है। अब एक चीज़ जरा ध्यान से देखो, जो कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी समरी, और फिर मैं आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है ऑर्बिट 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के एल एम एन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें जो सबसेल है 1s है, सेकेंड ऑर्बिट के सबसेल 2s और 2p हैं, थर्ड ऑर्बिट के सबसेल 3s 3p और 3d हैं, फोर्थ ऑर्बिट के सबसेल 4s 4p 4d और 4f हैं। अब देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 1s में मैंने कहा एक ऑर्बिटल होता है, तो मैंने कहा था कि 1s में एक ऑर्बिटल है, ये सभी s में एक ऑर्बिटल होता है। तो 1s में एक ऑर्बिटल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। अब सेकेंड सेल में, मैं पूरे सेकेंड सेल की बात कर रहा हूँ, सेकेंड सेल में 2s और 2p दोनों होते हैं। तो सेकेंड सेल में ईच s हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच p हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम कितने हो गए सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स? 8 इक्वल टू 8, 2s में और 6p में। इधर देखो 3s में एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 3 तो 6 और 3d में 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 + 6 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इस तरीके से जो फोर्थ सेल है उसमें 4s 4p 4d 4f है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4p में 6 एंड 4d में 10 एंड 4f में 14। करेक्ट। इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रखना इस पूरे टेबल को, क्योंकि अब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ, जिससे कि हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा हो जाएगा। तो देखो कैसे करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक रूल हमें पढ़ना है जिसका नाम है ऑफ बाउ रूल। ठीक है, ऑफ बाउ रूल। ये ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। और इसका क्या मतलब है देखो, इस रूल से हम डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन एनर्जी ऑफ सबसेल। इस रूल से हम सबसेल की एनर्जी डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज जब तक कि हमें सबसेल की एनर्जी कंपेयर करना नहीं आएगा तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखो जिसे बिल्डिंग कोई बनती है तो सबसे पहले क्या क्लियर करते हैं उसका हम लोग बेस। बेस बहुत इंपॉर्टेंट, जितना स्टेबल आप बेस बनाएंगे उतने स्ट्रॉन्ग जो है वो मजबूत जो है वो बिल्डिंग बनेगी। सबसे बेस है, इसके बाद फिर आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से बिल्डिंग तैयार होती है। अब इसमें मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस फ्लोर की होती है, तो सबसे टॉप फ्लोर की। ये तो ग्राउंड है, सबसे टॉप फ्लोर की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा गिरने के चांस इसी के होते हैं। ठीक है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और सबसे ग्राउंड में सबसे ज़्यादा मटेरियल होता है तो ये सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो अबाउ रूल क्या कहता है कि
अच्छा, पहले मैंने अभी बताया कि ये डिटरमाइन एनर्जी ऑफ सबसेल, और कैसे डिटरमाइन करते हैं? द एनर्जी ऑफ सबसेल, ध्यान देना, द एनर्जी ऑफ सबसेल गिवन बाय N+L रूल, N+L रूल। ठीक है, N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, L+L की वैल्यू जितना इंक्रीज करेगी, एनर्जी ऑफ सबसेल उतनी ही क्या होगी? एनर्जी ऑफ सबसेल उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ N+L इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे अब देखो इस पे करते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं कहूँ कि 2s 2p और 3s में या 3p में एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करो, पहले इनके n की वैल्यू निकालो। इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 2 2 3, क्योंकि जो पहले नंबर लिखा होता है दैट इज सेल, और l क्या होता है? s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, और यहाँ पर भी p के लिए 1। फिर इसके बाद N+L निकाला हमने, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो सबसे ज़्यादा N+L की वैल्यू किसके लिए है? 3p के लिए। तो ये आपका एनर्जी ऑर्डर आ गया, यानी 3p में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 2p से ज़्यादा है, और जो 2p में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 2s से ज़्यादा है। ठीक, वैसे आपने 9th में जनरल सी बात सीखी होगी कि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान देना बच्चों, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी कि जितना हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो वो फ्री रहेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से, कम बाउंड रहेगा न्यूक्लियस से। भाई न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज़्यादा आप उसकी देखभाल हो सकती है ना, न्यूक्लियस उस पर ज़्यादा जोर से इसको खींचेगा अपनी तरफ, ज़्यादा उस पर अपनी पकड़ रखेगा। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम होता जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा। ठीक है, तो वो फ्रीली मूव करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जितना हम दूर जाते जाते हैं उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि के एल एम और एन में जो एन इलेक्ट्रॉन्स होगा वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, यानी कि जो एन सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस से सबसे दूर होंगे, तो उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो फिर जो आपका क्या मैं बोल रहा था, एनर्जी का ऑर्डर है वो ऐसे होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम एनर्जी, उतना कम वो मूव कर पाएगा, वो न्यूक्लियस से बाउंड रहेगा, सीधी सी बात है। तो वैसे यहाँ पर भी है। अब अगर मान लो यहाँ पर क्या है कि मैं एनर्जी को करेक्टली जो है वो N+L रूल से बता सकते हैं। अभी देखना कि अगर N+L सेम हो जाए तो क्या करेंगे, तो इस तरीके से हमने अभी इसकी एनर्जी बता दी। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ 3s 3p और 4s में एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इसमें कैसे बताओगे? तो फिर से देखो n की वैल्यू निकालते हैं तो 3 3 4, और l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 1 और 0। फिर इसके बाद N+L हमने निकाला, तो N+L कितना होगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब ये देखो दो वैल्यू यहाँ पे सेम हो गई। जब N+L की वैल्यू सेम हो जाए तो आपको ये देखना है कि किसका सेल बड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि जितना सेल बढ़ता जाएगा, सेल जितना दूर होता जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आपको अगर N+L की वैल्यू सेम मिल जाए तो n की वैल्यू देखना है सिर्फ। ठीक है, तब देखना है n की वैल्यू केवल जब N+L सेम हो जाए। तो देखो यहाँ पर दोनों के लिए N+L की वैल्यू सेम है, बट यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। तो 3s 3p और 4s। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, मैंने इफ N+L इज सेम देन एनर्जी
डिटरमाइन बाई n वैल्यू, ठीक है। और जैसे n बढ़ेगा एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, 5p 5d और 6s में एनर्जी का क्या ऑर्डर है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमारा 3 है ये, तो n की वैल्यू कितना आया है 5 4 6 और l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 0, ठीक है। तो n प्लस l कितना आ गया 6 6 6, तीनों सेम हो गए। तो n प्लस l से तो एनर्जी नहीं आ रहा है, तो आप क्या देखो केवल n की वैल्यू इसके लिए 6 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 4 है। तो ऑर्डर क्या आ गया 6s, फिर इसके बाद 5p और फिर इसके बाद 4d, ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इन सभी में एनर्जी ऑर्डर बताओ। 1s फर्स्ट सेल का था, 2s 2p सेकेंड सेल के थे, 3s 3p एंड 3d सब सेल फोर्थ सेल के हैं, फिर 4s 4p 4d 5f फोर्थ सेल के सब सेल हैं। इनमें सभी में एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो वेरी सिंपल, n की वैल्यू लिखते हैं पहले 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और फिर इसके बाद आते हैं l की वैल्यू में। तो l क्या होगा 0 1 0, सॉरी s के लिए l 0 होता है, 1 0 1 2 0 1 2 3। अब इसके बाद n प्लस n निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 3 4 5 एंड 4 5 6 एंड 7। सो देखो 1 2, तो 1 की एनर्जी कम, 2 की ज़्यादा, क्योंकि n प्लस l इसके लिए ज़्यादा है। तो पहले सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की, फिर 2s की ज़्यादा होगी। अब इसके बाद 2p और 3p में सेम हो गया, तो फिर n की वैल्यू देखो, तो यहाँ पे n3 है, यहाँ पर n2 है, तो यानी कि इसके बाद 2p का नंबर आएगा और फिर 3s का नंबर आएगा, क्योंकि 3s के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है। 3s के बाद 3p और 3d, 3p और 3d में इसके लिए 4 है और इसके लिए 5 है, तो नो प्रॉब्लम, 3s के बाद 3p आएगा। लेकिन आगे देखना 3d और 4s के लिए 4s की वैल्यू 4 है और 3d के लिए n प्लस l 5 है। तो अगर n प्लस l डिफरेंट है तो पहले हम n प्लस l ही देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 3d और 4s में 4s की एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि इसके लिए n प्लस l 4 है और इसके लिए n प्लस l 5 है। अब 3d का नंबर आएगा और यहाँ पर इन दोनों 4 में किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी 4s की, क्योंकि यहाँ पर ये n प्लस l तो सेम है, लेकिन इसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसके लिए n प्लस l ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब n प्लस l सेम हो जाए तब n की वैल्यू देख लो। फिर इसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर 4p आएगा। 4p के बाद अगर मुझे सिर्फ इसमें कंपेयर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 4d और फिर 4f, ठीक है। तो एक मैं अबव की टेबल बना देता हूँ आपको, उससे आपको एनर्जी देखना आसान रहेगा, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो। ये देखो, फर्स्ट सेल में 1s लिखा, सेकेंड सेल में 2s 2p, थर्ड सेल में 3s 3p 3d, 4s में 4p 4d 4f, 5s में 5p 5d, इस तरह मैंने लिख दिया। 5g यहाँ पे हो सकता है, बट मैं उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें लिख नहीं रहा हूँ। 6 सेल में 6s 6p 6d 6f 6g 6h, इस तरह हो सकते हैं। 7s में भी इस तरह आगे जाएंगे, 8s में इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। अब देखो, सबसे पहले एनर्जी जो होती है वो 1s की, देखो ध्यान से 1s की, ध्यान देना इसको, 1s की, और फिर उसके बाद 2s की इस तरीके से, और फिर इसके बाद 2p 3s की। अब टेल जाते जाओ, टेल से है ना, यहाँ पे गए से, फिर इसके बाद 3p के बाद 4s की, एंड ये मैं इसे बना रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। फिर वापस गए, फिर एनर्जी 3d की 4p की 5s की, फिर 4d 5f 6s, इस तरीके से आपको एक बार बना के देखोगे तो ये हो जाएगा। और अभी इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा वापस से। इस तरीके से एनर्जी होती है 1s 2s, और टेल से याद रखो, ऐसे 1s फिर 2s, फिर वापस से टेल से 2p 3s, फिर वापस से
3p 4s, फिर वापस से 3d 4p 5s ये, और दो आप n+l से निकाल सकते हो, इस टेबल की कोई ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आते हैं हम जो हमारा एम था इंट्रोडक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑर्बिटल्स में और सबशेल में। जैसे कि अभी तक आप शेल में करते थे, अब हम ऑर्बिटल्स में करेंगे। तो देखो, इसे मान लो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, केवल 1H 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन को पहले आप के शेल में भरते हो 1, लेकिन आपको पता है के शेल में क्या होता है 1s, फर्स्ट शेल में 1s होता है, अब तो ये सीख चुके हो। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिखेंगे 1s1। देखो ये दिखा रहा है फर्स्ट शेल, उसका सब शेल, और उस पर एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर दिखाना है आपको 1s1। इस तरीके से अगर हीलियम करना है तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो कैसे लिखोगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स है के शेल, और उसमें 1s ही होता है, तो इसमें 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 1s2। इस तरीके से लिथियम आ जाओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो 2,1। तो कैसे लिखोगे इसको, फर्स्ट सेल में क्या होता है 1s, और सेकेंड सेल में क्या होते हैं 2s और 2p, ये k और ये l। देखो यहाँ पर 1s2 और ये क्या होगा 2s1, और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमें बेरिलियम करना है एटॉमिक नंबर 4, तो आपने सीखा है, देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले किसको भरोगे आप 1s को, क्योंकि अबाउ रूल क्या बोलता है। अभी देखो अबाउ, इतना मैंने ये डायग्राम बनाया, अभी यहाँ पर एक चीज़ आप और देख लो पहले कि अबाउ रूल कहता क्या है। मैंने ये तो बता दिया अबाउ रूल से कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे बताओगे, तो जो कहता क्या है, द इलेक्ट्रॉन should be filled in a subshell. The electron should be filled in a subshell in increasing order of energy. In increasing order of energy. इलेक्ट्रॉन को सबशेल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है, यानी कि सबसे कम एनर्जी की सबसेल को पहले फिल करना है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले सबसेल को सबसे लास्ट में फिल करना है, ठीक है। तो जैसे आपको मान लो मैंने कहा कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी करना है आपको, तो सबसे पहले किसको भरोगे 1s में, और सभी s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम 2, तो ये हो जाएगा 1s2, और इसके बाद किसका नंबर आएगा 2s2, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि सभी s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 था, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे आ गए। इसके बाद बेरिलियम के बाद क्या है बोरॉन, तो बोरॉन जब लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो सबसे पहले 2 कौन फिल होगा 1s, तो ये 1s2, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा 2s का 2s2, और फिर 2p1। इस तरीके से अगर आपको बोरॉन के बाद कार्बन करना है तो देखो 1s2, 2s2, 2p2, क्योंकि p में कहाँ तक फिल करना है आपको, p में मैक्सिमम 6 तक। इस तरीके से नाइट्रोजन का अगर लिखना हो तो 1s2, 2s2, 2p3, करेक्ट। और ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन का आपको लिखना है तो देखो 1s2, 2s2, 2p4। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो ये क्या जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, एंड फिर नियॉन, इसका 10 होता है 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो क्या बताया था मैंने, ये देखो इस टेबल से समझना बहुत आसान है।
फर्स्ट सेल में 1s है, उसमें मैक्सिमम 2 भर सकते हो। फिर उसके बाद 2s 2p के नंबर आएगा, फिर 3s 3p, यानी एनर्जी ऑर्डर में से भरेंगे। और 2s में मैक्सिमम 2 भरना है। जब 1s में 2 भर जाए तो 2s में भी 2 भरने हैं। जब 2s भर जाए तो 2p में 6 तक ले जाना है। जब 2p भर जाए तो 3s में 2 ले जाना है, फिर इसमें 6 तक ले जाना है। इस तरीके से आपको एनर्जी ऑर्डर में भरते रहना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सोडियम 11। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो देखो आप कैसे कर सकते हो। डायरेक्टली आप ऐसे बोलोगे कि भाई 1s पहले भरेंगे, तो ये 1s2 हो गया। फिर इसके बाद 2s का नंबर आएगा तो 2s2 हो गया। फिर 2p का नंबर आएगा, 2p मैक्सिमम 6 हो गया। कितने हो गया? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड +2 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद किसका नंबर आता है? 3s का, तो 3s और उसमें कितना बचा? 1। सभी s में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम करते हैं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो देखो आप 9th में कैसे करते थे, वैसे आप देखो पहले। तो 2 8 2 KLM, ठीक है। अब K में क्या होता है? 1s, L में क्या होता है? 2s 2p, और M में क्या होता है? 3s 3p 3d। अब ऐसे देख लो, देखो अब इसमें 2 है तो 2 भर दिया हमने, तो ये हो गया 1s2। इसके बाद इसमें आपको पता है 2s 2p, तो 8 में 2s में तो 2 आएंगे और बाकी 6 किस में आएंगे? 2p में। तो ये 2s 2 2p 6, और यहाँ पे 2 है तो पहले तो 3s भरेगा। आपको पता है कि इसके बाद 3s का नंबर आता है। एनर्जी आपने देखा भी आप रूल से, 3s2 हो गया। इस तरीके से मैग्नीशियम का आ जाएगा। फिर आप एल्युमिनियम का कर लीजिए 13, तो ये कितना आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा बस। 1s2 2s2 2p6 एंड इसके बाद 3s2 एंड 3p1। कैसे किया? ये देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है आपका? KLM। तो यहाँ पर 2 8 3 2 हमारा इसमें आ गया, इसके सेल में सब सेल में भर दिया और फिर इसके सब सेल में भर दिया। इस तरीके से आप लोग सिलिकॉन, फास्फोरस 14, सल्फर 16, पोटेशियम क्लोरीन 17 और आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ठीक है। चलो तो मैं पोटेशियम का लिख देता हूँ पहले। यहाँ पर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8 8 1। ऐसे करते थे ना आप लोग 9th में। या फिर आप इसको नहीं याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप एनर्जी के ऑर्डर में इसको फिल कर दो बस। ये देखो ये हमारा एनर्जी ऑर्डर है ना, ये एनर्जी ऑर्डर है, बस इसी में आप फिल करते चले जाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p के बाद 3d नहीं 4s का नंबर आता है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। और अब रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। तो इसलिए देखो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल के सब सेल हो गए। थर्ड सेल में इसके बाद 3d आता है, लेकिन हम लोग क्या भरने जा रहे हैं? 4s1। क्यों? 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें अबव रूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कैल्शियम करेंगे 20 का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 4s2, करेक्ट। नेक्स्ट हमें जो है, आप सभी लोग ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक एक अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेना। कोई डाउट हो तो आज ही पूछ लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। अब आपको 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स याद होंगे। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22,
वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 एंड इसके बाद मैंगनीज 25 होता है, आयरन 26, नेक्स्ट कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड लास्ट जो आपका है जिंक 30। ठीक है, इनके सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो आई वुड से कि आप बार बार KLMN में ना लिखो, आप उस एनर्जी आउट को देख करके कि सबसे पहले 1s भरेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, फिर सेकेंड सेल का नंबर आएगा तो उसमें 2s आता है, इसके बाद एनर्जी में 2s2, 2p आएगा, मैक्सिमम 6 होते हैं, फिर 3p आएगा, सॉरी 3s आएगा, अगेन मैक्सिमम 2 होते हैं, फिर 3p 6 होंगे मैक्सिमम, फिर 3p के बाद 3d आना चाहिए, लेकिन किसका नंबर आता है 4s का, मैक्सिमम 2 होंगे, और फिर किसका नंबर आएगा 3d का 1 होंगे। ठीक, इसके बाद टाइटेनियम जब करोगे तो ये पूरा इतना सेम रहेगा, बस यहाँ पे 3d2 कर देना है आपको, इतना पूरा सेम रहेगा और इसको क्या लिखोगे 3d2। वनेडियम करोगे तो इतना पूरा सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d3। क्रोमियम जब करोगे तो क्रोमियम में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जब क्रोमियम 24 का करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो मैं इसको पूरा लिखता हूँ, तो 1s2, 2s2 4 हो गए, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 3p के बाद इसका नंबर आता है 4s का, 4s2 एंड 3d, फिर 4 बचे 3d4। डी में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 10, तो 10 तक भरेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले लिखो इसका आंसर क्या होगा। इसमें ग्राउंड लेवल में 4s2 3d4 को हम लिखते हैं 4s1 3d5। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ है, बताता हूँ मैं, अभी बता दूंगा। इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक लिखें, क्योंकि ये सब एक्सप्लेन करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है कि वो एक ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं और ये कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन वाला कैसे आया। इसके बाद जब आप मैंगनीज करना है आपको खुद से ही, मैंगनीज में कोई दिक्कत नहीं, आयरन खुद से करना है, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में भी एक्सेप्शन आता है। तो कॉपर 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड इसके बाद 4s2, फिर 3d9। अब देखो ये 4s2 3d9 ना हो करके ये हो जाता है 4s1 3d10। अब एक्सेप्शन समझ रहे होगे कि जो d है उसमें जब भी 4 आते हैं, मतलब डी में जब 4 आते हैं और इसके पहले एस भरा हो तो ये D5 हो जाता है। अब तो ये बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले आप जिंक तक और कहीं एक्सेप्शन नहीं है इसमें, इस 30 तक तो और कोई एक्सेप्शन नहीं है, और 1 से 20 तक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर 2 एक्सेप्शन मिले हमको, क्रोमियम का और कॉपर का। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमियम कॉपर के एक्सेप्शन ऐसे क्यों होते हैं और एक ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, ये सभी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे 100 तक कैसे करना है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट में सीखेंगे। अभी आप लोग इसको करने के बाद तो में से आप सभी लोग टिन जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सब लोग। एंड इसके बाद सिल्वर नहीं, मैं Ag एक, चलो आप इसका टिन का और इतना, ये सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख लेना, और टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये मुझे जरूर बता देना आज ही। कल सारे एक्सेप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे।